यदि मैं कहूं 2009 में जहां पर इस देश की जनता ने लगभग 7.8 करोड़ जनता ने अपना मतदान किया था, तो इस बार हमारा वो वोट शेयर माने वोट्स इवर पोल्ड आज वो हो गया है 17.16 करोड़। इस बार जितनी पोलिंग हुई है, मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी पोलिंग जनता के द्वारा कभी नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक क्षण है और जो हम लोगों को विजय हासिल हुई है, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ है। यदि एससी और एसटी को देखें तो सर्वाधिक एससी और एसटी सांसद भी यदि किसी के हैं तो वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही सर्वाधिक एससी और एसटी सांसद हैं। इतना ही नहीं है, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जाती थी, जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है, ऐसे स्टेट्स में भी हमारा आज परसेंटेज ऑफ वोट ये बढ़ा है, हमारा वोट शेयर बढ़ा है। उड़ीसा में 22% जहां पर आज हमारा वोट शेयर है, वहीं पर वेस्ट बंगाल में वह अप्रॉक्सीमेटली 17% तक पहुंच गया है और केरला में 10% और तमिलनाडु में थोड़ा कम है, अभी 5.5% तक वह पहुंच गया है। अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के संबंध में मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, किसका कितना वोट शेयर है, करने की उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम लोगों ने पॉजिटिव एजेंडा के आधार पर इस बार चुनाव लड़ा है, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। लेकिन यह विडंबना मानता हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि यह भरपूर कोशिश की गई कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ताकि जन सामान्य के ध्यान को, कॉमन मासेस के अटेंशन को इस पॉजिटिव एजेंडा से डाइवर्ट किया जाए। लेकिन मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि यह डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का जो एजेंडा रहा है, उससे देश की जनता का ध्यान हटने नहीं दिया। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो इस देश की जनता को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। और हमारी कई ऐसी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स के नामों की चर्चा करने का यहां पर कोई बहुत औचित्य नहीं है, फिर भी मैं उनकी चर्चा कर देता हूं, जहां पर कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है। ऐसे राज्यों की संख्या 10 है। गुजरात, राजस्थान, गोवा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, दमन दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ऐसे हमारे 10 राज्य हैं। और हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इनमें अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विजय प्राप्त की है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार तक और अरुणाचल से लेकर सोमनाथ तक शानदार विजय हमारी भारतीय जनता पार्टी को, बहनों भाइयों, यह हासिल हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार जब इंग्लैंड में चुनाव हुआ था तो कंजरवेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उसको भी वहां की जनता ने यह माना था कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन यदि वहां के इतिहास का अध्ययन करें तो स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी ही केवल प्रभावित हुई थी उस राजनीतिक परिवर्तन के कारण। लेकिन इस बार जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसके परिणाम स्वरूप हमारे भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग करने के लिए जो कुछ एजेंसीज होती हैं, उनमें से एक एजेंसी मूडी ने तो भारत को लाकर AAA कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। इसलिए और जनता की अपेक्षा है कि इस बार केवल आर्थिक दृष्टि से ही परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम परिवर्तन करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में हमें निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आज के क्षण स्मरण करना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी के उस भाषण को जो हैदराबाद में उन्होंने दिया था।
उसमें उन्होंने कहा था मित्रों, यस वी कैन। आज पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जितना मैं नरेंद्र भाई मोदी को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि आज यस वी ही विल। उस समय उन्होंने कहा था यस वी कैन, आज मैं कह सकता हूं यस ही विल। करेंगे। और यह इस विश्वास के साथ मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि गुजरात में भी चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको परफॉर्म करते हुए हम लोगों ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। और सचमुच इस बार की जो विजय हासिल हुई है वो इस कारण भी हमको हासिल हुई है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट जो सेंटर में थी अथवा आज जो हमारी स्टेट में गवर्नमेंट चल रही हैं, उनका जो गवर्नेंस का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके कारण भी देश की जनता को भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी जैसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो हम जैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं वैसे भारत का निर्माण करने में निश्चित रूप से हम सबको कामयाबी हासिल होगी। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए यहां पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, वहीं पर समस्त देशवासियों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही अंत में पुनः श्री नरेंद्र भाई मोदी का अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आदरणीय अडवाणी जी। हरेक के जीवन में कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं, कुछ क्षण ऐसे बीतते हैं कि जिसको वो जीवन भर याद रखता है और कहता है कि मेरे इतिहास में ये प्रसंग भी हुआ था। आज का प्रसंग उनमें से एक है। जैसे नरेंद्र भाई ने कहा, नितिन जी ने कहा कि वे इस कक्ष में पहली बार आए हैं, इस सेंट्रल हॉल में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भी उनके जीवन में एक ऐतिहासिक प्रसंग बनेगा कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनेंगे और कभी यहां पर आकर के अनेक बार जो उनको संबोधित करने का अवसर मिलेगा बाहर के लोगों को, देश के लोगों को, तो उसमें कह सकते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही एक प्रकार से इस कक्ष में आया। मैं मानता हूं कि इन दिनों में नरेंद्र भाई के माध्यम से जो अभियान चला है और जिस अभियान के परिणाम अभी 2 दिन पहले आए हैं और जिन परिणामों के फलस्वरूप ही हम आज का ये कार्यक्रम करके और उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंप रहे हैं, ये सारे के सारे ऐतिहासिक प्रसंग बन रहे हैं, सारे के सारे। अब मैं पीछे देख करके जब देख रहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब से लेकर के कब तक यहां बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जनवरी 1950 में। 46 में तो शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाता हूं कि ये जो संसद भवन है वो संसद भवन बना था, बन करके तैयार हुआ था 1927 में, और 1927 में मेरा अपना जन्म हुआ और 20 साल तक मैं अंग्रेज के शासन में रहा। 47 में आजादी मिली और वो पूरे 20 साल मन में एक ही तमन्ना होती थी, स्कूल में था या कॉलेज में था, कि भारत स्वतंत्र कब होगा।
और 47 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो 47 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। मैं कराची में था उस समय, और बचपन से लेकर के एक कमजोरी मेरे स्वभाव में रही है जिसका मैं कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाया हूं। एक बार रीडर्स डाइजेस्ट में जरूर एक आर्टिकल पढ़ा था कि बहुत भावनात्मक लोग होते हैं तो उनके लिए कोई उनकी आलोचना करे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई उनकी प्रशंसा करे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सोचने लगा कि ये क्यों होता है। तब रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा था कि ये एक इमोशनल कमजोरी है, लेकिन है। मैं सोचता हूं आज 47 से लेकर के आज तक के प्रसंग, तो उनमें एक 47 जब आजादी मिली बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। उसके बाद एक बार जब इमरजेंसी लगी थी, हम लोग जेल में चले गए थे, तो हमने कहा ये क्या हुआ। वाजपेयी जी, मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए बेंगलोर गए थे और वहां पर ले गए हमको कारावास में। क्या हुआ, फिर वो इमरजेंसी समाप्त हुई जिस प्रकार से, आंखों में फिर से आंसू आए। आज भी वैसे जब मैं यहां आया, नरेंद्र भाई मिले और नरेंद्र भाई का अभिनंदन मैंने किया तो आंखों में आंसू आ गए। और ये सारे के सारे प्रसंग ऐसे हैं कि जो मुझे याद दिलाते हैं कि ये मेरे लिए जिस पार्टी के माध्यम से जीवन भर देश की सेवा करने की, राजनीति को परिष्कृत और पवित्र और शुद्ध बनाने की कोशिश की है, उसके जीवन में भी ये ऐतिहासिक प्रसंग है। और मैंने कहा ना कि इसको कोई, मुझे कल भी किसी ने पूछा, आंखों में आंसू देकर के एक पत्रकार ने पूछा कि आंखों में आंसू क्यों है। मैं जब आ रहा था पार्टी ऑफिस में इसी प्रसंग में, तो मैंने उनको कहा कि अवसर आएगा तो मैं कभी कह दूंगा इसके बारे में, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना, ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। मैं उनको एक बार फिर से